नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अभ्युदय IAS क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। हम इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने 3 इंस्टीट्यूशंस देखे थे। हमने IMF देख लिया, हमने वर्ल्ड बैंक देख लिया, हम WTO देख रहे हैं। देखो, वर्तमान में WTO की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। इसकी डिबेट आपको खूब सुनने को मिलती है और इस डिबेट को जब तक एनालिसिस नहीं कर पाओगे आप, जब तक इसका ऐतिहासिक स्वरूप को आप समझ ना लो, तो हम जितने भी इसमें तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा बेसिक लेके चल रहे हैं कि कैसे उसका ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है और उस दौरान क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, ये जो ऐतिहासिक विकास क्रम पर्टिकुलर WTO से हम देख रहे हैं, आप विश्वास मानिए कि कई ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन में इसमें से आए थे, जो बच्चे पूछते थे आ कैसे गए, कहाँ से आ गए। और वो हमें जो हमने बातचीत करी है, इसमें आपको खूब कुछ प्रश्न मिलेंगे देखने को। अब जैसे हम वार्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे, हाँ, जैसे दोहा वार्ता आपने सुना होगा, सिंगापुर वार्ता प्रथम WTO की 1995 के बाद आपने सुना होगा। इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार आप ये समझ गए ना, तो आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप ऐतिहासिक क्रम समझते हुए अच्छे से दे पाएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने देखो, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, WTO में सबसे बड़ा झगड़ा है वो व्यापारिक अवरोधों के लिए, प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क के लिए हमने बात करी थी। ये डायग्राम है, इसको बना लेना नोट्स में। व्यापारिक अवरोध आप 2 तरीके से लगा सकते हो, मतलब कि व्यापार करने में रोका टोकी आप कैसे कर सकते हो। एक देश इन 2 प्रकारों के माध्यम से कर सकता है। एक आपका प्रशुल्क है, एक है गैर प्रशुल्क अवरोध, नॉन ट्रेड बैरियर्स। ये तो क्या हो गया, टैरिफ। कैसा बैरियर है ये, टैरिफ का बैरियर है। ये कैसा बैरियर है, नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर। क्लियर। कोई भी देश अपने देश के अंतर्गत कभी कोई बाहर से जो भी सामान आता है, अपने देश के व्यापारियों को संरक्षण देने के लिए, लाभ देने के लिए इस प्रकार के अवरोधों को लगाता है। जैसे कि अमेरिका से कोई सामान आ रहा था, गेहूं आ रहा था अमेरिका से। भारत ने कहा कि यार अमेरिका के गेहूं तो सस्ता पड़ रहा है, तो क्या करोगे, आपने उस पर यदि टैक्स लगा दिया, तो 10 रुपये किलो जो गेहूं था उस पर आपने 4 रुपये 3 रुपये टैक्स लगा दिया, 13 का हो गया। भारत में वही गेहूं 11 रुपये का था, तो हमने 11 रुपये का गेहूं यहाँ पर जब भारत में बेचेंगे तो अमेरिका के गेहूं से सस्ता हो गया। अब इसी प्रशुल्क अवरोधों के ऊपर अमेरिका क्या करेगा, WTO में हल्ला मचाएगा। ये बेसिकली मूल बात है, व्यापार ना करने देना, अपना व्यापार को कैसे बना के रखना, उसी के लिए WTO में ये वार्ताएं चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सारा खेल किसका है, बिजनेस का है, लाभ कमाने का है। प्रशुल्क अवरोध ट्रेड बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर हो गया आपका गैर प्रशुल्क। प्रशुल्क आप समझ गए, टैक्स के रूप में लगाना। गैर प्रशुल्क भी 2 तरीके के देखो आप। पहले जो एक तो था ओल्ड नॉन ये टैरिफ बैरियर्स, और ये हो गया न्यू टैरिफ बैरियर्स। देखिए, इनकी प्रकृति डिफरेंट थी। जैसे जैसे WTO बैठ के अपनी पंचायत करती थी, जिसको हम वार्ता बोलते हैं, उनमें वो तय करते थे कि भाई कैसे व्यापार को सुगम बनाया जाए, ग्लोबलाइजेशन पे क्या किया जाए। तो पहले भैया कुछ आपके टैरिफ बैरियर्स दूसरे थे, बाद में नए आ गए। तय किया गया कि भैया धीरे धीरे इन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जाए। तो इनको 2 भागों में हमने बांट दिया कि भैया पहले कौन कौन से टैरिफ बैरियर्स थे, मतलब कि प्रशुल्क अवरोध थे, और वर्तमान में किस प्रकार के प्रशुल्क अवरोध चल रहे हैं विश्व व्यापार में। देखो, पुराने अगर आप टैरिफ बैरियर्स में देखते हो तो एक होता है प्रशासनिक दुराव। प्रशासनिक दुराव एक तरीके से यही है कि भेदभाव करते हुए आप उसको व्यापार को रोकना, उस पर प्रशासनिक रूप से अड़चन पैदा कर देना। एक था सब आयात पे प्रतिबंध लगा देना। आयात पर प्रतिबंध से कि उस फला देश से आप क्या सामान नहीं मंगा सकते, पाकिस्तान से आप सामान नहीं मंगा सकते। ये पुराने हैं, ध्यान रखना। ये किस प्रकार के बैरियर्स हैं, किस प्रकार के अवरोध हैं, जो पहले हमारे चला करते थे। धीरे धीरे वार्ताओं में इन अवरोधों को घटाया गया। आयात कोटा फिक्स कर दिया कि पर्टिकुलर किसी देश से आप इतना सामान ही मंगा सकते हो, इससे ज़्यादा सामान नहीं मंगा सकते। एक था कैनेलाइज इंपोर्ट। देखो, जो कैनेलाइज इंपोर्ट है ना, ये जो कैनेलाइज इंपोर्ट जो नहर होती है ना, पर्टिकुलर आपको कहीं पर पानी पहुंचाना है तो नहरों को हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से इंपोर्ट में क्या करते हैं, इसमें आपको एक तो स्वतंत्रता दी जाती है कि आप किसी भी देश से, विश्व में कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जहां आपको सस्ता सामान मिले आप इंपोर्ट कर सकते हैं।
लेकिन कैनलाइज इंपोर्ट में क्या होता है कि कुछ एजेंसियां होती हैं वो तय करती हैं कि आपको इंपोर्ट करना है या नहीं करना। इसमें एक सूची होती है जिसको हम नेगेटिव लिस्ट भी आप बोल सकते हो कि ये सामान यदि आपने इंपोर्ट किया तो आपको इस फला फला एजेंसी के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। ये आपका क्या कहलाता है? कैनलाइज इंपोर्ट। लाइसेंसिंग व्यवस्था से आप भली भांति परिचित हो, और जटिल कानूनी प्रक्रियात्मक व्यवस्था, प्रोसीजर, इतना जटिल प्रोसीजर कर दो कि आदमी व्यापार कर ही नहीं पाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग आपने सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से भारत की रैंकिंग सुधरती गई। उनके पीछे क्या कारण थे? ये जितने भी ट्रेड बैरियर्स आप देख रहे हो, इन सारे ट्रेड बैरियर्स को कम करना ही ईज ऑफ डूइंग है। मतलब बिजनेस में आप कैसे ईज ला सकते हो, सरलता किस प्रकार से ला सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब नए किस प्रकार के आपके टैरिफ बैरियर्स आ रहे हैं? श्रम मानक। आपने श्रम मानक तय कर दिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि दरिया, आपने देखा दरिया हैं, दरिया के एक्सपोर्ट पे यूरोप में रोक लगा दी। क्यों लगा दी? उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं एक तो ठीक नहीं है, आपकी दिन रात तो उसमें दरिया बनाते हैं, तो इसमें क्या मानवता का ह्रास हो रहा है। ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट पे हम इस सामान को नहीं लेंगे। ये बेसिकली श्रम मानकों के अंतर्गत आते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने वाले ही वो लोग हैं। कौन? यूरोपियंस या वेस्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ये श्रम मानकों के अंतर्गत क्या करते हैं? टैरिफ मतलब बैरियर्स लगा देते हैं, अवरोध लगा देते हैं व्यापार में। पर्यावरण हरित, इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। आमों पे रोक लगा दिया था भारत के। आमों पे रोक क्यों लगा दिया? कि साहब आपके यहाँ पे आमों को आप नंगे हाथों से तोड़ते हैं, ढंग से उसको इकट्ठा नहीं करते हैं। पैकिंग, आपको जो पर्टिकुलर सामग्री लेनी होती है वो सामग्री आप, जैसे कि जो पन्नियाँ हैं उनकी पर्टिकुलर ग्रेड वाली पन्नियाँ आप काम में नहीं लेते हैं। आप जो कागज़ के कार्टून बॉक्स लेते हैं वो केमिकल से बने हुए, केमिकली प्रोसेस्ड कागज़ के बने होते हैं। ये बेफालतू के लगा के पर्यावरण के मुद्दों पर व्यापार को रोकना। और ये फाइटोसैनिटरी जो था, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, इसके बारे में जो हमने चर्चा करी थी वो यही था कि जिसके अंतर्गत जैसे अभी मैंने आपसे बात करी इसमें हमारे यहाँ की मछलियों को रोक दिया गया था। उसके पीछे भी, मछलियों के पीछे भी कारण यही था कि सब आपके यहाँ की जो मछलियाँ हैं उसमें भी जो आप पकड़ रहे हो, किस प्रकार की जाले काम में ले रहे हो, फिर उनको कैसे एकत्रीकरण कर रहे हो, उनका आप कैसे सेगमेंटेशन करते हो, उनको आप कैसे बांटते हो कि ये बड़ी मछली, ये छोटी मछली, इसमें आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी सारे मेजर्स इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आजकल इस प्रकार के अवरोध लगाने लग गए, और पहले ओल्ड आपने नॉन टैरिफ बैरियर्स देख ही ले। आगे चलते हैं। अब देखो 1995 से वर्तमान तक की हम बात कर रहे हैं WTO में। अब कुछ बातें समझते चलना, कुछ छोटे छोटे इवेंट्स आएंगे बीच में, उनको समझ जाना तो ओवरऑल प्रकृति भी समझ जाओगे। देखो ये जो गेट 1994 में बैठ के बातचीत हुई ना WTO बनने से पहले, तो उस गेट में तय हुआ कि हम क्या करेंगे, आपके जो सब ओल्ड नॉन, आपके जो टैरिफ बैरियर्स हैं, मतलब कि प्रशुल्क अवरोध हैं, इनको सब कम करेंगे। इस पर तो क्या रहा, इनकी सहमति बन गई, ठीक है। लेकिन जो न्यू आपके ट्रेड बैरियर्स थे, ठीक है, गैर प्रशुल्क अवरोध, इसमें इनकी सहमति नहीं बन पाई थी। WTO बनने से पहले सबने बैठ के बातचीत करी थी, सब बनाना क्यों है ये बताओ, गेट में क्या कमियां आ रही हैं। तो उसमें बोला कि साहब ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं इसमें मोनोपोली चल रही है, सबकी बात भी नहीं सुनी जाती। तो ये 1994 में जैसी गेट की बैठक हुई, दो बातें तो ये तय हुई। आगे देखो, इसी दौरान आपको ध्यान होगा, आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी। डंपिंग समझते हैं ना, डंप कर देना, कचरा को डंप कर देते हैं। हमारे की नगर पालिका कचरे को कहाँ पर करती है, डंपिंग यार्ड में करती है। तो ये भी डंपिंग ड्यूटी जो है डंप करने के ऊपर लगाई जाती है। अब ये व्यापार में काम में ली जाती है। समझो, देखो जैसे चाइना है, चाइना ओवर प्रोडक्शन करता है, और हर प्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें सबसे बड़ा काम होता है सॉर्टिंग करने का। जैसे कि मोबाइल बनाए तो आईफोन ही बनाए, आईफोन में
जो कहीं टेक्निकल उसमें कुछ कमियां रहती हैं या कहीं कुछ स्क्रैचेस लग जाती हैं तो ऐसे प्रोडक्ट अलग कर लिए, या ऐसे प्रोडक्ट जो फुली एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे उनको सॉर्टिंग करके अलग कर दिया जाता है, जिनको हम सेकंड्स के प्रोडक्ट भी कहते हैं। या ऐसे प्रोडक्ट जिनको आपने 1 साल 2 साल किसी कंपनी में काम में लिया और उसको रीफर्बिश कर दिया, चमका चमकू के ठीक ठीक करके सर्विस करके वापस जमा दिया। ऐसे प्रोडक्टों की संख्या चाइना में लाखों की संख्या में आती है। अब चाइना के पास ये जो प्रोडक्ट है पड़े हुए, इनका क्या करें, तो क्या करती है हमारे जैसे विकासशील देशों में जाकर डंप कर देती है। अब हमारे यहाँ तो वैसे ही पागल हैं, अगर मोबाइल उनको 100 रुपये वाला मोबाइल अगर 30 रुपये में, 40 रुपये में, 50 रुपये में मिल जाएगा तो क्या करेंगे, ले लो। तो वो क्या होता है, ये डंप करना होता है। अच्छा, जो 30-40 रुपये में आप जो है मोबाइल ले रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा, इससे भैया मेरे भारत के जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा, जो 80 रुपये में 90 रुपये में मोबाइल लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब बाजार में तो इन्होंने आतंक मचा दिया। तो सरकार क्या करती है, सरकार देखती है कि भैया यह जो सामान आप हमारे भारत देश में डंप कर रहे हो, इस डंप पे हम क्या लगा देते हैं, एक ड्यूटी लगा देते हैं। ड्यूटी भी एक प्रकार का टैक्स ही है और इसको डंप करने के ऊपर लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। अब अखबार में कहीं पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगी तो समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है। क्लियर। ये कब की बात हो रही है, 1994 के बाद की बात अपन कर रहे हैं। देखो एक बात और ध्यान करना, 1994 जो 1995 में WTO बना, ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है सबसे पहले लगाने वाला भी हमारा देश भारत ही था। अच्छा, भारत ने लगा दी, उसके बाद सेकंड नंबर पे अमेरिका था, सेकंड नंबर पे अमेरिका था। ये 1994 के आगे का विकास क्रम मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। अच्छा, इसी दौरान जब 1995 के बाद में आपने एक अभी वर्तमान के एग्जामों में भी एक वर्ड खूब सुना होगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। देखो CVD भी समझते चलो, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना बेहद आवश्यक है। जब हम WTO की वार्ताएं समझेंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको उसको ग्रास करने में मदद करेगी। और 2-2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, हमारे मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। और आप देखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इनका आजकल रेशो बढ़ता जा रहा है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हों चाहे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हों, इसको अंग्रेजी में ध्यान कर लेना, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है, ये कुछ काउंटर करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और किसके ऊपर कह रहे हैं, ड्यूटी के ऊपर कह रहे हैं। देखो हम तो शब्दों से तोड़ के समझ जाएंगे। काउंटर करना, आपको कोई आक्रमण करने आ जाए तो आप काउंटर करते हो ना, अपने आप को सुरक्षित करते हो ना, ये वही ड्यूटी है। कैसे, देखो ये ए देश है और ये हमारा प्यारा भारत है। ए देश का जो डेयरी प्रोडक्ट है, सपोज करो इनका डेयरी प्रोडक्ट में जो मिल्क का पाउडर आता है, दूध का पाउडर आता है, वो पड़ता है इनकी कॉस्टिंग 15 रुपये की, 15 रुपये प्रति 100 ग्राम मान लो। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, 15 रुपये 100 ग्राम पड़ता है। और भारत में यही डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे 14 रुपये का 100 ग्राम पड़ता है। ये कॉस्टिंग आ रही है, ध्यान रखना। अब सरकार क्या करती है, अपने जो देश की कंपनियां हैं, ये सरकारें अपने देश की कंपनियों को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब उन्होंने सब्सिडी दे दी साहब 15 रुपये में, 5 रुपये की सरकार ने सब्सिडी दे दी। सब्सिडी मतलब सहायता दे दी कीमत पे। तो ये कितने की हो गई साहब, ये 10 रुपये की हो गई। 10 रुपये की 100 ग्राम हो गई। हमारे भारत में क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, 14 रुपये की पड़ रही है। ये जब एक कंट्री हमारे भारत में इसका एक्सपोर्ट करेगा तो भैया क्या हमारे डेयरी प्रोडक्ट टिक पाएंगे क्या इसके सामने, नहीं टिक पाएंगे ना। हमारे यहाँ के व्यापारी भागे भागे गए सरकार के पास, सरकार से बोला कि साहब देखो क्या हो रहा है ये। तो सरकार ने बोला आप चिंता मत करो, इन्होंने गलत तरीके से सब्सिडी देके हमारे देश के बाजार को क्षति पहुंचाने की कोशिश करी है। तो आप, हमारे पास एक उपाय है जिसका नाम है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज। इस ड्यूटी को काउंटर करने के लिए हम कुछ व्हील कर देंगे, अधिरूपित कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये 10 रुपये पे हमने 6 रुपये क्या लगा दिया,
CVD लगा दिया। अभी क्या कॉस्टिंग हो गई इसकी, अब इसकी 16 रुपये कॉस्टिंग हो गई। और क्या हो गया, 16 रुपये कॉस्टिंग होने से भारत की कीमत और विदेश से आने वाले सामान की कीमत में अंतर आ गया, हमारा सामान सस्ता हो गया, व्यापार को संरक्षण मिल गया। ये क्या है, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज। अब इसमें ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाए तो ये हम कब लगाते हैं, सब्सिडी को मैनेज करने के लिए लगाते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि एक विदेशी कंपनी अपने सरकार से सब्सिडी प्राप्त करती है तो उस सब्सिडी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जिस देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह देश जो शुल्क लगाता है उसी शुल्क को हम क्या कहते हैं, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज कहते हैं। क्लियर। अच्छा, इनसे संबंधित यदि तुम्हें कोई भी दिक्कत आ जाए ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो 8619059759। क्लियर। मतलब कि भैया आयतक जो देश है वो क्या करेगा, इस प्रभाव को निरस्त करने के लिए जो शुल्क लगाता है यही शुल्क काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज कहलाता है। क्लियर। अच्छा, अब ये सब्सिडी की बात आ गई तो सब्सिडी भी समझ लो कि सब्सिडी कौन कौन से प्रकार की कई बार देखने को मिलती है। अब आप कभी अखबार पढ़ोगे ना दोस्तों तो तुम्हें आनंद आएगा, इन शब्दों की वजह से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते होंगे तो अब आसानी से समझ पाओगे। देखो सर, ये जो राज्य सहायता है, सरकार की सहायता दो प्रकार की हमें देखने को मिलती है। एक तो है मेरे प्यारे दोस्तों प्रकट सब्सिडी, क्या बोलते हैं, प्रकट सब्सिडी। एक होती है अप्रकट सब्सिडी, अप्रकट सब्सिडी। अब इसमें अंतर क्या है, देखो जैसे कि ये हमारी भारत सरकार है, ठीक है, ये हमारे यहाँ का दूध का कोई डेयरी व्यवसाय करने वाला कंपनी है, ठीक है। अब भारत ने क्या किया, सरकार ने, इसको भारत सरकार मानना, भारत सरकार ने क्या किया कि 10 रुपये इसकी जो कॉस्टिंग आ रही थी, क्लियर है, 10 रुपये जो इसकी कॉस्टिंग आ रही थी, इसमें सब्सिडी दी 2 रुपये की, 2 रुपये की सब्सिडी दी तो इससे क्या हुआ, इसकी कॉस्टिंग हो गई 8 रुपये। क्या हो गई, 8 रुपये। ये 2 रुपये की सब्सिडी दी, इससे हमारे कोष में क्या प्रभाव पड़ा, हमारे कोष का व्यय बढ़ गया। क्या व्यय बढ़ गया, सरकार का व्यय बढ़ रहा है ना, 2 रुपये देने पड़ेंगे ना, इसको 2 रुपये देंगे तब जाके तो 8 रुपये का होगा, ये तभी तो 8 रुपये का हुआ। 2 रुपये कैसे दिया, 2 रुपये आपको ऐसे कर सकता है कि भैया सहकारी, आप जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, आपकी दूध की डेयरी की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन समिति में जाके जब आप अपना दूध दोगे तो 1 लीटर पर आपको 2 रुपये आपके बैंक के खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। सरकार को मालूम है कॉस्टिंग 10 रुपये की पड़ रही है, लेकिन किसान को लाभ देने के लिए हम 2 रुपये की ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। क्लियर। इससे क्या होगा, सरकार को अपने फंड में से ये 2 रुपये कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना पड़ेगा या किसान के खाते में भी डालना पड़ेगा, तो हमारा व्यय बढ़ गया ना, खर्चा बढ़ गया ना। ये कैसी सब्सिडी कहलाती है, प्रकट सब्सिडी कहलाती है। यदि सरकार के व्यय में बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होगा, प्रकट सब्सिडी कहलाएगी। अप्रकट सब्सिडी कैसी हो गई, अप्रकट सब्सिडी को ऐसे समझें, ये सब हमारी भारत सरकार है, क्लियर। अब जैसे सपोज करो मैं क्या लेके आता हूँ, मैं लोहा लेके आता हूँ जैसे, ठीक है, कोई इंडस्ट्री लोहा लेके आती है, आयरन लेके आती है। अब आयरन पे क्या है, 10% टैक्स लगता था, सपोज करो सरकार 10% टैक्स लेती थी। सरकार ने क्या किया कि साहब अब हम ये 10% टैक्स नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे, 5% की टैक्स लेंगे। क्या लेंगे, 5% टैक्स लेंगे। 5% की हम आपको क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, टैक्स में क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, अब यह जो आपने सब्सिडी दी है इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें समझो, प्रॉपर्टीज समझो, सरकार के व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यय में कोई बढ़ोतरी हो रही है क्या, नहीं हो रही, लेकिन ध्यान रखो, लेकिन भैया व्यय में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन इनके राजस्व में कमी हो गई। क्या राजस्व में कमी हो गई ना, जहां 10% हमें टैक्स मिलता, अब कितना टैक्स कलेक्शन होगा, 5% कलेक्शन कम होगा। क्लियर है ना। वहीं प्रकट सब्सिडी में आपके राजस्व में कमी हो रही थी, राजस्व में कमी नहीं हो रही थी। सपोज करो दूध को बेचने में जो 12% किसी कंपनी से हमें टैक्स लेना था, टैक्स तो हम उतना ही ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हमारा जो व्यय बढ़ा रहे थे। ये 100 रुपये की इनकम है
पहले हमारा 80 रुपये खर्चा था, अब हमने उसको 90 रुपये खर्चा कर दिया। राजस्व में कमी नहीं करी है हमने, व्यय में बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ पर अप्रकट सब्सिडी में हमने हमारे व्यय में बढ़ोतरी नहीं करी है, हमने हमारा राजस्व में कमी कर दी। जो हमें टैक्स मिल रहा था पहले 10 रुपये 100 पे, अब हमें 5 रुपये ही मिलेगा। क्लियर है? अपने ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो घबराना मत, तुम्हें अब ये सब चीज़ आती है। ये बहुत माइन्यूट और बहुत प्यारी चीज़ें, इनको समझते चलो। इसके बाद हम जो राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसको भी हम हमारी जो फिजिकल पॉलिसी से अटैच करके पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और आप चिंता मत करो, इकोनॉमिक सर्वे के लिए जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको भी हम देखेंगे। चलो सब आगे चलते हैं। अब इसमें एक केस है, वो आप समझो। ये जो सब्सिडी का एक केस है, ये WTO के पास गया था एक बार। टाटा के ऊपर अमेरिका गवर्नमेंट ने लगा दिया था। वो समझो क्या है। देखो केस क्या हुआ था, ये केस स्टडी समझो। भारत में जो हमारे टाटा जी थे, रतन टाटा, वो जो स्टील बना रहे थे उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आ रही थी, लागत न्यूनतम आ रही थी। टाटा का जो स्टील बन रहा था उसकी जो कॉस्टिंग आ रही थी वो क्या आ रही थी, कम आ रही थी। कम आ रही थी तो अच्छे से भैया आराम से एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनकी कॉस्टिंग कम थी। अमेरिका ने बोला कि साहब इन्होंने अति मचा रखी है, हमारे यहाँ पे तो जैसे 100 रुपये का आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और इनका तो 40-50 रुपये का ही आ रहा है, हम कैसे भैया लड़ेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया, WTO भाग गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भाग गया। और इस प्रकार के गतिरोध, इस प्रकार की जो डिस्प्यूट होते हैं, इनका समाधान करने के लिए WTO में एक बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जैसे हमारे गांव में पंचायत होती ना, लड़ झगड़ लिए, कुछ समाधान नहीं हो रहा, चलो पंचायत में चलो, ये वहाँ की पंचायत है, न्यायिक समीक्षा करती है, ये मान के चलना, ठीक है ना। इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में सब अमेरिका गया। अमेरिका ने बोला साहब देखो आप कॉस्टिंग देख लो, आ ही नहीं सकती इस प्रकार की कॉस्टिंग। तो रतन टाटा मतलब टाटा ने क्या किया, इस बॉडी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए कि साहब मेरी कैसे कॉस्टिंग कम आ रही है। इन्होंने बोला देखो साहब ये सरकारी खरीद कर रहा हूँ मैं आपके सामने, कहाँ से, सरकार की कोल माइन से, झारखंड में, आपके छत्तीसगढ़ में, आप देख लो यहाँ की कोल माइंस, लाइसेंसिंग कोल माइंस है, और यहाँ से जो मैं कोयला लेके आ रहा हूँ उसकी कीमत आपके सामने है, कितनी कम कीमत में आ रही है। एक्चुअली टाटा ने ये साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए थे कि ये जो मैं कोयला ले रहा हूँ बड़े औने पौने दामों में लेके आ रहा हूँ, और वो औने पौने दामों में लेके भी आ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग बहुत कम हो रही थी। अब ये साक्ष्य जैसे ही प्रस्तुत किए तो WTO में भारत, रतन टाटा जो थे हमारा, केस जीत गए, अमेरिका हार गया। लेकिन देखो भैया दादागिरी जो होती है ऐसी कम नहीं होती है। अमेरिका ने यहाँ की सरकार को खींच दिया, और सरकार ने इसके बदले में क्या किया, धड़ाधड़ रेट डालने स्टार्ट करी आपकी कोल माइंसों पे, और उन कोल माइंसों के लाइसेंसेस कई, मतलब कि यूँ कहते हैं कि उस समय सैकड़ों कोल माइंसेस के एक बार तो लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे इसी प्रभाव के कारण। समझ रहे? चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये जो सब्सिडी थी ये किस प्रकार की सब्सिडी थी, औने पौने दामों में जो आप लेके आ रहे थे वो क्या था, वो राजस्व की तो थी, अप्रकट सब्सिडी तो थी। समझो मेरी बात, आज के समय में अप्रकट सब्सिडी का खूब बोलचाल बढ़ रहा है। हल्ला बस यही मचता रहता है कि भैया सरकार की ये जो फला टैक्स है इसको ख़त्म कर दो, आप जो भी एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं या कोई टोल टैक्स ले रहे हैं उसको कम कर दो। ये जितनी भी सब्सिडी आप देखने को मिलती है आपको, ये क्या कहलाती है, अप्रकट सब्सिडी में कहलाते हैं। और इस अप्रकट सब्सिडी से विषमता बढ़ती है। स्पष्ट है? चलो देखो दोस्तों, WTO में जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उस टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बैठक। ये जो बैठक होती है, ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, ये निर्णय करती है कि क्या हम एग्रीमेंट लेके आए सदस्य देशों के मध्य में, जिसकी वजह से विश्व में व्यापार आसान हो, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं समझौते के प्रावधानों में क्या सुधार किया जाए और वैश्वीकरण में
व्यापार को किस प्रकार से समाहित करते हुए बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें कहाँ तय होती है, इन्हीं मंत्रिमंडल बैठकों में तय होती है। इसको हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्रिमंडलीय बैठकें। खूब सुना होगा आपने, सिंगापुर वार्ता, दोहा वार्ता, जिनेवा वार्ता। अब इन वार्ताओं का एक बार ब्रीफ हम देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपको विश्व में होने वाले जो व्यापार के जितने, देखो आईआर में जितने भी झगड़े झाड़े हो रहे हैं ना, चाहे सीमा से संबंधित हो या देशों में कोई वार हो रही हो, तो उसके पीछे सारा मुद्दा क्या है भैया, ये बिजनेस का ही है, ये लाभ का ही है। तो इन कॉन्फ्रेंसेस का तुम्हारे आईआर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रखती है, तुम्हारे टॉपिक की तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, मंत्रिमंडल बैठकें की बात करें, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि समझौते के प्रावधान में सुधार व वैश्वीकरण के विषयों पर एक कंसेंसस बने, इस निमित्त ये बैठकें होती हैं। और आप सभी जानते होंगे कि पहली बैठक जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सिंगापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। और सन था इसका 1996। क्लियर? अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको अब टेंशन नहीं लेनी ये 96 में हुई थी, कब हुई थी, ये तो ध्यान रखना। लेकिन इसके आगे के जो क्रम है, ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस एवरी 2 ईयर्स में होती हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। पहली कॉन्फ्रेंस आपकी सिंगापुर में ही थी, उसके बाद 1998, 2 वर्ष बाद 1998 आ गया था। 1998 में ये बैठक हुई थी जिनेवा में, ठीक है। 1998 में आपकी बैठक हुई थी जिनेवा में। अच्छा, 1998 के बाद क्या आ गया? 2000 आ गया। देखो, मैं आपको याद करने का इसका तरीका भी बता देता हूँ, जिसको आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2004, 2005, 2007, 2009 और 9, 2, 11 और ये हो गया 13, 2013 के बाद 15, 2017 और 2019, ठीक है ना। 15 तक एक बार देख लो आप। हमने क्या देख लिया? सिंगापुर देख लिया, जिनेवा देख लिया। अच्छा, ये अब क्या हुआ था कि 98 के बाद बैठक तो होनी थी कब? 2000 में। लेकिन ये जो अगली बैठक हुई मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुई थी आपके 99 में। कब हुई थी? 99 में। 1 साल बाद ही हो गई थी। ये मैंने तारा क्यों लगाया कि अब क्या होगा, आप देखना 2-2 साल जो हम बढ़ा रहे हैं ना, इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कहाँ हुआ था? सिएटल में हुआ था। सिएटल में बैठक हुई थी। अब 99 के बाद आप कब करोगे? 2 साल। 2001 आप सभी जानते होंगे 2001 क्या थी। ये आपको याद करने के लिए, ध्यान देने के लिए, ये कि 2-2 साल जोड़ रहे हो ना, लेकिन ये 99 का वर्ष ध्यान रखें। 2001 कहाँ हुई थी? दोहा, कतर में, इम्पॉर्टेंट बैठक। इसके बारे में भी हम समझेंगे। अब 2001 में हुई, 2 साल जोड़ दें, 2 साल जोड़ दें, हम 2003 कर दें, ठीक है साहब। ये लो साहब, ये हमने कर दी 2003। ये हमारी हुई थी कानकुन में। कहाँ हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? कानकुन में हुई थी। अब 3 के बाद, ओहो 4 के बाद ऑटोमेटिक 5 आ गया, ठीक है। 3 के बाद 2 साल हम जोड़ लें, 2005। 2005 की भी महत्वपूर्ण बैठक थी। 2005 की बैठक कहाँ हुई थी? हांगकांग में हुई थी। कहाँ हुई थी साहब? हांगकांग में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट बैठक है। 2005 का 2 साल जोड़ दें, 2007। देखो, ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ना, इसमें एक वर्ष तो था ये 1999, एक वर्ष था 2007, इसके अंतर्गत बैठकें नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, 2007 में नहीं हुई तो अगली बैठक कब हुई? अगली बैठक 2 वर्ष बाद हुई, और ये हुई थी हमारी जिनेवा में। अब ध्यान रखना, जैसी आपकी 2005 के बाद अगली बैठक हुई है 2009 में, 2007 में होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। यहाँ पर आपको सिनेरियो दूसरा देखने को मिलता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया ना, क्रम पूछ लिया आपसे इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस का, तो तुम चक्कर में नहीं पड़ो। देखो, यहाँ तो क्या था,
तो आप सोचोगे यार 2007 में कैंसिल हो गई थी, 2008 में बैठक हो जाए, नहीं हुई थी। यहाँ वही 2 वर्ष का गैप चला था। 1999 में क्या हुआ था, ठीक 98 के बाद 99 में हो गई थी, क्लियर। उसके बाद फिर 2-2 साल का आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस चलती रही थी। 2009 जिनेवा में हो गई थी, और 2011 मेरे प्यारे दोस्तों आपकी थी, ये भी जिनेवा में थी, ठीक है। 2013 अपनी आप सभी जानते हो बाली इंडोनेशिया में थी, ये भी मेरे दोस्तों इम्पॉर्टेंट बैठक है, क्लियर। 2013। अब आ गया वर्ष 2015। वर्ष 2015 का आ गया नैरोबी। क्या आ गया, नैरोबी, ठीक। इम्पॉर्टेंट आ गया आपका नैरोबी। नैरोबी बैठक भी इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। 96 में पहली बैठक सिंगापुर, 96 के 2 साल बाद 98 में जिनेवा, फिर 1 वर्ष बाद ही 99 में सिएटल में हुई थी, फिर 2 वर्ष बाद 2001 में दोहा कतर, 2003 में कानकून, 5 में हांगकांग, 9 में जिनेवा, 11 में भी जिनेवा, लगातार 9 और 11 साथ साथ जिनेवा में हुई थी। ऐसे क्रम पूछे तो चक्कर मत पड़ना, ये इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी आई थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस WTO की। 2013 बाली और 2015 नैरोबी ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। अब कल हम क्या करेंगे, कल सबसे पहला काम करेंगे, पहली सिंगापुर बैठक समझेंगे। इन बैठकों में ऐसे क्या क्या प्रावधान तय किए गए थे, किन किन मुद्दों पे लड़ाई झगड़ा हुआ था विश्व के अंतर्गत। लड़ाई झगड़ा मतलब बैठक में, पंचायत में किस बात पे गर्मागर्मी हुई थी, ये विषय समझते चलोगे तो हमारे देश में होने वाले विश्व के जो वैश्विक संबंध है उनको भी समझोगे। किस देश के साथ हमें क्या मैनिपुलेशन करना, फ्रांस के साथ कैसे मैनिपुलेशन करना, अमेरिका के साथ जो हमारा TFA हुआ, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हुआ, जिसके माध्यम से हमने क्या किया, उसे बोला कि देखो जो हम खाद सब्सिडी दे रहे हैं इसमें तो चुप करके बैठ जा। क्यों बैठ गया वो चुप करके, ये इन समझौते के माध्यम से तुम समझ पाओगे। देखो एक बार जोर लगा के इनको समझ लो, साथ साथ जीवन आसान हो जाएगा। एक बार रिवाइज करोगे ना तो आगे तक की चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज मैं इसी नोट पर आपको छोड़ रहा हूँ, इसको नोट्स बना लेना, छोटे छोटे नोट्स बनाना, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन नहीं करोगे तो सब बेकार है। कम पढ़ना मतलब कि मटेरियल कम से कम पढ़ना, समय चाहे पूरा देना। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो इकोनॉमिक्स एक बार इसको अच्छे से कर लेना। कोई बुक इकोनॉमिक्स से एक ले रखिए, चाहे वो 10वीं क्लास की हो, 11वीं की हो, कोई पतली सी किताब लेके आए हो बाजार से, उसको लेकिन ढंग से पढ़ लेना, रामायण महाभारत मान के, ठीक है। किताबें बदलना मत। तुम्हारी टेबल पर, तुम्हारी अलमारी में पॉलिटी की एक ही किताब होनी चाहिए, उसी को पकड़ के पढ़ लेना। पॉलिटी की 3-4 किताबें नहीं मिलनी चाहिए। जैसे जैसे किताबें बढ़ाते जाओगे तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर होते चले जाओगे, समझ गए। पंचवर्षीय योजना बन जाएगी तुम्हारी, नहीं तो ये तैयारी की। और ये सारा मैटर है देखो नवीन विद्यार्थी जो अपने जुड़े हैं, यूपी के कई विद्यार्थी अभी जुड़े हैं, तो उन सबसे मैं कह दूं कि भैया तुम्हारे PCS के लिए भी समान रूप से इंपॉर्टेंट रहेगा। तुम तैयारी अपनी लेवल की लेके चलो। देखो यूपी PCS में आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, समझ लो, क्योंकि उसमें सारे वो जो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं वही बैठते हैं। तो आप कंटेंट ही वो पढ़ो ना, आप हल्का कंटेंट पढ़ते ही क्यों हो। और आपको यूपी PCS देना है तो मेंस भी लिखना पड़ेगा, और UPSC में ये कंटेंट आपको जो आंसर राइटिंग में एनालिसिस के लिए बहुत मदद करेगा। इनको समझे आप एनालिटिकल आंसर लिख ही नहीं सकते मेरे दोस्तों, क्लियर। चलो इसको यहाँ समाप्त करते हैं, आगे बढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे, इससे आगे करेंगे। कल वार्ताओं को ख़त्म करके मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, फिर हम फिजिकल पॉलिसी भारत की ले लेंगे। फिजिकल पॉलिसी लेने से पहले एक बार में जो इकोनॉमिक सर्वे और अपना बजट आया है, इसमें फिजिकल पॉलिसी क्या रही है उसके टिडबिट समझेंगे, फिर सीधा टॉपिक पे कूद जाएंगे। चलिए धन्यवाद।